बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ दिन पहले हमने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन के हवाले से और हल्का वाइस एक निगाह डाली थी कि कौन से उम्मीदवार हमें मजबूत दिखाई देते हैं और कौन से उम्मीदवार हमें मुकाबले की दौड़ में सियासी गठजोड़ में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के सियासी माहौल की बात करते चलें तो चूँकि विफाक में हमें PTI की हुकूमत मिलती है तो हमने ये बात की थी कि GB में काफ़ी इम्कानात हैं कि PTI अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। अमूमी तौर पर ऐसा होता है, लेकिन PTI के कौन से उम्मीदवार कितने मजबूत हैं टिकट के हवाले से और क्या कुछ हलकों के टिकट कंफर्म हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए उसकी क्या वजूहात हैं, इन पर आज के इस प्रोग्राम में हम एक निगाह डालेंगे। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को, जो कि सीनियर तज़ियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और ख़ास तौर पर जब हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो उनके तज़िये खासी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि बहुत ही अंदर की खबर ये निकाल के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चूँकि हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात करते चलें तो इस हफ्ते तक खासे लोग हमें मसरूफ़ दिखाई दिए टिकट की दौड़ में, सियासी गठजोड़ भी दिखाई दिया, कोशिशें और काविशें भी दिखाई दी, मुलाकातों के भी खासे तवील सिलसिले रहे। कुछ टिकट सुनने में आ रहा है कि कंफर्म हो गए हैं, कुछ हल्के जो हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। तो कौन से हल्के हैं जो कि कंफर्म हुए और कौन से पेंडिंग हैं? देखें, अगर आप मुझे बताएं कि आपको मैं वो बताऊं कि जो कंफर्म है या वो बताऊं जो पेंडिंग है। पहले आप हमें बताएं जी कंफर्म कौन से हुए हैं। कंफर्म है जी, जो हल्का 1 है अभी तक जो है वो जौहर अली कंफर्म है। और अगर क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे स्टेक होल्डर मुख्तलिफ तरह के हैं गिलगित में। एक तो ये है कि हमारे यहाँ कई ऐसे टिकट्स हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर एक तरफ हैं, जो सैफुल्लाह नियाज़ी एक तरफ हैं, GB की इस्टेब्लिशमेंट किसी और तरफ है, और फिर GB की जो सूबाई PTI की जो लीडरशिप है वो किसी और तरफ है। और लीडरशिप के अंदर भी अगर बाकायदा फैक्शंस मौजूद हैं। सैयद जाफ़र शाह ग्रुप है, फिर इसी तरह गवर्नर ग्रुप है, फिर मज़ीद भी जो तहरीक इंसाफ के मज़ीद स्टेक होल्डर हैं वो भी कुछ ज़रा अपने अपनी जो है वो ये वजह आपसे जानने की यही है कि हमें कई जगहों पे जो PTI वर्सेस PTI दिखाई दे रही है, इसीलिए टिकट की जो कंफर्मेशन है वो हम पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हल्का 1 में अभी तक जो कंफर्म हुआ है वो जौहर अली का हुआ है, लेकिन एक तगदो जारी है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। वो हो सकता है ऐसा हो, मुमकिन हो सके। फ़तेहुल्लाह है दूसरे नंबर पे, यानी हल्का 2 में फ़तेहुल्लाह का कंफर्म है, हल्का 3 में जाफ़र शाह हैं, 4 में आगा जुल्फ़कार अली बैश्ती हैं, 5 में प्रिंस कासिम है, 6 में जो है वो पेंडिंग है। तो प्रिंस कासिम जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, जावेद मनवा जो हैं वो जी अभी मेरे पास कंफर्म है। और ज़ाहिर है ये 2-3 दिन के ज़्यादा देर लगेगी नहीं, आप देखेंगे कि कल तक ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये कम अज़ कम जो कंफर्म है 16 अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं और उसमें से 8 पेंडिंग हैं। 16 जो कंफर्म है, एक्सपेक्टेड ये है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि इनको बाकायदा तौर पर टिकट तकसीम हो जाए, और शेड्यूल जो है वो भी इस वीक में आने के चांसेस थे। अब वो क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हल्का नंबर 6 जो है वो पेंडिंग है, कर्नल उबैद हैं और नूर मोहम्मद हैं। कर्नल उबैद जो हैं वो उनकी कुछ वजूहात, यानी पहले तो वो ठीक चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी थी पिछले जब वो इलेक्शन भी लड़े, ज़मीनी इलेक्शन, तो उन्होंने जो अपना जो रवैया रखा वो शायद लोकल लोगों के साथ वो ठीक नहीं था। उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स जो है मौसूल हुई हैं। नंबर 7 जो है ये ज़रा जो इस वक्त गवर्नर हैं उनके भाई का हल्का है, उनका अपना हल्का हुआ, वहाँ पर भी अभी पेंडिंग है और कोशिश ये देखें क्या होती है वो मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। हल्का नंबर 9 है, वहाँ पर हल्का 8 जो है वहाँ शेख निसार सरबाज वो कंफर्म है। हल्का नंबर 9 में वज़ीर सलीम कंफर्म है और ये स्कर्दूस यहाँ से शुरू हो जाता है। हल्का नंबर 10 जो है पेंडिंग है, यहाँ पे एक तरफ राजा ग्रुप है जिसमें राजा सुल्तान है और राजा नासिर अली खान है, और दूसरी तरफ वज़ीर इम्तियाज़ ग्रुप है। तो इसमें जो है वो टफ़ मुकाबला है। अगेन टफ़ मुकाबला ना सिर्फ उनके दरमियान है बल्कि कई एरियाज़ में तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को में टफ मुकाबला है। अगर अली अमीन गंडापुर किसी को चाहते हैं, दूसरी तरफ सैफुर्रहमान जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं वो कुछ हो चाहते हैं, और GB की इस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहती है, सूबाई जो PTI की वो जो आपस में ग्रुप हैं वो कुछ हो चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पेंडिंग जो सिलसिला शुरू है। इसी तरह अगर आप 11 हल्का बात करें खरमंग का, तो वहाँ अमजद जैदी हैं वो कन्फर्म है। हल्का नंबर जो 12 है शिगर का, वो आज़म खान है वहाँ पर, वो कंफर्म है। हल्का नंबर 13 में खालिद खुर्शीद कंफर्म है। हल्का नंबर 14 पेंडिंग है जिसमें मुकाबला है हशमतुल्लाह, महबूब अली और शम्सलान के दरमियान मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह है अभी तक क्या पोजीशन होती है। महबूब अली ज़ाहिर है उनकी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, एज भी तकरीबन 70 के करीब है। दूसरी तरफ शम्सलान जो है वो भी अपना एक असर रसूख रखते हैं। हशमतुल्लाह जो है वो भी जो है वो अपनी पार्टी में एक स्ट्रेंथ रखते हैं।
15 जो हल्का है वहाँ निशात आलम जो है वो कंफर्म हुए हैं, और 16 में आजी अब्दुल अजीज़ हैं और अतीकुल्लाह हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये भी पेंडिंग है। और यहाँ पर भी सिलसिला वही है, सैफुर रहमान और अली अमीन गंडापुर, और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ और चाहती है, वो मैं आपसे अलग से बात करूँगा कि क्या मामला है यहाँ पे। 17 जो है वो हैदर ख़ान है, और क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ज़मान थे वो पहले थे, और वो थोड़ा सा उनकी हैदर ख़ान ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून से आए हैं और अपना एक वोट बैंक भी रखते हैं, टिकट भी इनको मिल रहा है, फाइनल हो गया। तो डॉक्टर ज़मान जो है पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आप किसी और पार्टी में जाते हैं या वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो इस कदर नाराज़ नज़र आते हैं पार्टी से। 18 जो है वो हाजी गुलबर हैं, ज़ाहिर है वो आए हैं JUIF से और वो उनका टिकट कंफर्म है। 19 जो है उसमें पेंडिंग है, यहाँ पर ज़फ़र शादम खेल हैं, नियामत शाह हैं और एडवोकेट खुश नबी हैं, ठीक है। इनके दरमियान सख्त मुकाबला जो है वो हाँ मौजूद है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन जो है वो निकलने में कामयाब होगा। जो है ज़फ़र शादम खेल, एडवोकेट खुश नबी, ज़ाहिर खुश नबी जो है वो पुराने हैं, वो मुख्तलिफ ओहदे भी रहे हैं उनके पास। फिर हल्का नंबर 20 जो है वो वहाँ पर एडवोकेट अताउर रहमान है और एडवोकेट नज़ीर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे किसी के पास फाइनली टिकट हमें दिखाई अभी नहीं, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या सिलसिला चल रहा है, और ये बताया जा सकता है कि किसका पलरा अभी भारी है, लेकिन अभी पेंडिंग है, यानी चीज़ें क्लियर जो है वो नहीं हो सकी। और इसी तरह हल्का नंबर आप कहें 21, तो यहाँ राजा जानजेब हैं, ये पहले PTI के वो थे। हल्का बेशक इलेक्शन जीत हार जाए लेकिन ये टिकट लेने में कामयाब है। 22 में मोहम्मद इब्राहिम सनाई हैं, क्योंकि ये दूसरी पार्टी से आए थे इसलिए वो मजबूत भी थे, इनका वोट बैंक भी मौजूद है। 23 में मोहम्मद इकबाल और आमना अंसारी का अभी मुकाबला टफ है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो है वो क्योंकि ख़वातीन के लिए एक लाजमी भी देनी है वो सीट, लेकिन अब मोहम्मद इकबाल और आमना अंसारी के दरमियान सख्त मुकाबला है। और मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेंथ शो की है, अपना वोट बैंक भी शो किया है, और उन्होंने ये भी शो कर दिया पार्टी को कि अगर वो टिकट नहीं लेते तो आमना अंसारी जो है वो हारती हुई नज़र आती हैं। ये अपना उन्होंने एक जो स्ट्रेंथ शो की है। अब उसमें पार्टी जो है वो सोच रही है कि अगर पेंडिंग है यहाँ पर, अगर आमना अंसारी को देते हैं वो और अगर हार जाते हैं, मोहम्मद इकबाल जो है वो स्ट्रांग नज़र आते हैं, और अगर पार्टी जो है वो किसी और हल्के में जाती है तो हो सकता है हल्का 1 में आ जाए पार्टी, तहरीक इंसाफ की पार्टी, वहाँ पर शायद वो आके दे दें किसी को भी जो है वो किसी खातून को वहाँ पर टिकट दें। टिकट देना लाजमी है, अब देखना या यहाँ पर देते हैं या किसी और हल्के में देते हैं। 24 में सैयद शमसुद्दीन जो हैं वो कंफर्म है। इस तरीके से यानी 16 फाइनल है, 8 जो है वो पेंडिंग है, और वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी जो है वो जारी हो सारी है। आजकल काम उस पे हो चल रहा है। लास्ट प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो आपने जाहिर किया था कि करीबन 1 लाख नए वोटर तकरीबन शामिल होंगे। तो पहले का अगर हम जायज़ा ले लेते हैं 2015 के मुकाबले में 2020, कितने वोटर्स हैं टोटल, कितने नए दाखिल हो रहे हैं, कितने वोटर्स हमें निकलते दिखाई दे रहे हैं, क्या सिचुएशन है वोटर्स? देखें, जो 2015 का इलेक्शन था उसमें 6,24,000 वोटर जो है वो बताए जा रहे हैं, जो कि हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जो हमने ज़राए से लिए हैं, और इस वक्त जो है वो 1,12,000 वोटर नए ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन इतने ही 12 से 15,000 वोटर जो है वो लिस्ट से निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि कोई कई ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है वो अभी तक है। तो ये नहीं, आप ये समझें कि तकरीबन 7 लाख और 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक वोटर जाएंगे टोटल इस दफ़ा 2020 के जो इलेक्शन है उसमें। तो ज़ाहिर है एक तकरीबन 1 लाख वोट ऐड होगा। और अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुछ हल्के ऐसे हैं जैसे हल्का 1, हल्का 2, हल्का 3 या बाकी कुछ ऐसे सिटी एरियाज़ हैं जैसे गिज़र है, हुंजा है, मेन जो है वहाँ पर जो वोटर लिस्ट है यानी वोटरों की तादाद बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी। फिर वोटर जो कास्ट रेशो है ना, लास्ट टाइम की हम अगर बात करें वोट कास्ट करने की, वो भी इस वक्त बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। और क्योंकि अभी से ही हम अलग इन इंतखाबात में आप देख रहे हैं कि होगा, स्पेशली जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, हम माज़ूर अफराद के हवाले से बात करते हैं, इसी तरीके से यंगस्टर्स जो हैं जिनके शायद पहली बार शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, नए वोटर्स पे भी हमने बात की है थोड़ी सी अभी, तो क्या आप देखते हैं क्या कुछ नया होगा उन लोगों को इनकरेज करने के हवाले से, या फिर वही एक रिवायती इंतखाब में बात होती है? देखें, ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें क्या करते हैं, कितनी अवेयरनेस वो अमंग दी यानी मैसेज वो करते हैं। फिर ट्रेनिंग किस हद तक होती है, वहाँ की जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कवर कैसे करें, कितनी दी जाती है लोगों को। फिर वहाँ पे इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे उसको सॉल्व किया जाता है नहीं। लोड शेडिंग का इशू है वो किया जाता है नहीं। जो आपने बात की, क्योंकि पहाड़ी इलाका है
हिली एरियाज़ में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वहाँ पर ख़वातीन, कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ में ख़वातीन का वोट भी नहीं है अभी तक। इस दफ़ा वो किस हद तक होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। और फिर माजूर वहाँ पर हैं या वहाँ पे कोशिश तो अब होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये अब कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक प्री इलेक्शन जो है वो एक ऑब्जर्वेशन जो है बाकायदा तौर पर हमारे साथ जो मीडिया के कुछ दोस्त हैं उनसे हम वहाँ पे राब्ते में हैं, वो हमें कुछ चीज़ें आगाह भी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इसको भरपूर तरीके से जो है और हम अपने जो देखने वाले हैं नाज़रीन उनको आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम इंशाल्लाह उनको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। ख़वातीन के हवाले से जैसे आपने कहा कि एक नशिस्त तो लाजमी पीटीआई को देनी ही है। अब 23 हल्का नंबर 23 से आमना अंसारी की एक इंडिकेशन आपने दी, इसी तरीके से हल्का 1 से एक इंडिकेशन आपने दी कि ऐन मुमकिन है कि उस तरफ जो है वो खातून जो है उसको नशिस्त दे दी जाए। क्या देख रहे हैं आप, कहाँ खातून को जो है वो नशिस्त मिलेगी? उसके साथ साथ हल्का 1 पे चूँकि बात आपने रेज़ की है, तो जौहर अली को आपने कहा कि जी कंफर्म टिकट है, तो ज़हीरुद्दीन बाबर पुराने जो हैं वो पीटीआई वर्कर भी हैं। जौहर अली की बात करते चलें तो वो निस्बतन नए हैं, उन्होंने ज्वाइन की पीटीआई। दोनों का मुकाबला किस हद तक आपको दिखाई देता है? देखें, ये इलेक्टेबल की सियासत की जाती है। एट दी एंड जो है वो ये पार्टी को देखा जाए, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पे भी सूरत हाल यही नज़र आती है कि सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो किसी पे फुल तरीके से कोई हाथ रखते हैं। सैफुल्लाह जो न्याजी हैं वो भी फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ वहाँ की डाटा इकट्ठा करके जो है ज़ाहिर है वो इदारे भी अपना देते हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट जमा कराते हैं, उस पर भी तो बहुत सी चीज़ें अभी तक यानी अनसेटल्ड नज़र आती हैं। जो हल्के की बात कर रहा हूँ, हल्का 1 भी उनमें से एक है। हल्का 1 में बहुत सी चीज़ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। नंबर 1 के वहाँ पर तहरीक पीपल्स पार्टी से एडवोकेट अमजद हैं, वो एक बहुत कद काठ है उनका, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी वहाँ मौजूद है। और अगर वहाँ पर क्योंकि जौहर अली और ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, अब देखें ये देखा जा रहा है कि अगर जो वहाँ पर इस्लामी तहरीक दीदार अली हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होता है, तो पहली तो कोशिश ये है कि उनको पीटीआई में शामिल करवा के उनको टिकट दिया जाए। इसलिए अभी पेंडिंग है, अभी इसकी चीज़ें क्लियर नहीं आ रही कुछ। और अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए सीट निकालना आसान हो जाएगा। और अगर जौहर अली और ज़हीरुद्दीन बाबर उनको सपोर्ट भी करते हैं और इनको कहीं एडजस्ट किया जाता है तो फिर दीदार अली का एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ, इससे पहले भी वो बड़े, और इस्लामी तहरीक यानी हल्का 1 मजहबी वोट है। आप ये समझें सारा हल्का 1 जो है मैक्सिमम मजहबी वोट है, और वहाँ पर वोट बहुत बड़ा वोट है। अब दूसरी बात अगर करें वहाँ पर एडवोकेट अमजद को जौहर अली को उतारा जा रहा है एडवोकेट अमजद को टफ टाइम देने के लिए या हराने के लिए, लेकिन जौहर अली अकेला जो है वो उसको हराने मुश्किल उसके लिए पेश आएगी, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर पुराना एक तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो अलग से इस दौड़ में मौजूद हैं। जौहर अली अगर ये समझते हैं कि ठीक है जी पार्टी ये समझती है कि पैसा लगा कर जाना है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ज़हीरुद्दीन बाबर जहाँ पुराना है वहाँ पर जौहर अली ज़ाहिर पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उसका वोट बैंक एक तरफ मौजूद है। जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 1500 के करीब 2000 के करीब वोट बैंक है, और अगर दीदार अली और इस तरह का कोई मामला होता है तो वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर ये सारे अपने अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो वहाँ पर एडवोकेट अमजद जो है वो सीट निकालता हुआ नज़र आता है। तो तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि ये सीट उनको बड़ा टफ टाइम देगी, और सीट निकालने के लिए तहरीक इंसाफ किसी तरह की भी एडजस्टमेंट के लिए तैयार होगी, क्योंकि अगर हल्का 1, हल्का 2 और हल्का 3 में तहरीक इंसाफ सीट नहीं निकालती, यानी हल्का 1 में भी उसको टफ टाइम मिलता है, हल्का 2 में भी, 3 में भी, तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बना भी ले तो गिलगित सिटी में उसके लिए जो हम बड़े मसाइल 2 की तरफ मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने डिटेल जो है आपने भी हमें आगाह भी किया। हल्का 3 पे मैं ज़रूर आना चाहूँगी, क्योंकि जाफर शाह हैं, सूबाई सदर भी हैं पीटीआई के, और फिर इनका मुकाबला आप किन के साथ देख रहे हैं वहाँ पर? मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं हल्का 1 में अगर बात करूँ, क्योंकि मजहबी हल्का है, ठीक है, वहाँ पर जो आगा राहत हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। जब आखिर डिसाइड होता है तो वो ज़रा करते हैं। फिर इसी तरह सुनी जो है वो काजी अंसार अहमद वो भी बड़ी अपनी एक रखते हैं, वहाँ सुरसूर रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं वहाँ पर। एट द एंड तक देखा जाता है, एक तो वफाक को देखा जाएगा कि टिकट किसको दिया जाएगा, दूसरा फिर वो अपने जो लीडर्स हैं उनको देखते हैं। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि हल्का 1 अभी तक बड़ा यानी कन्फ्यूजन का शिकार है तहरीक इंसाफ, और वहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, और काफ़ी सियासी तदब्बुर के साथ उनको वहाँ पर चलना पड़ेगा बसूरत दीगर। शायद उनको अगर ये दीदार अली को वो ऑफ़र उन्होंने की दी है, अभी तक दीदार अली ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, वो क्योंकि अपने ही
पार्टी से आना चाह रहे हैं, और अगर एट दी एंड तहरीक इंसाफ ये देखेगी कि उनका जौहर अली हो या ज़हीरुद्दीन बाबर हो वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि इलेक्शन निकाल रहे, तो फिर हो सकता है वो दीदार अली के सपोर्ट भी यहाँ पे कर दें, यानी विदड्रॉ कर दें और वो वहाँ पर कर लें। और ये पहली तो कोशिश ये की जा रही है कि दीदार अली PTI में आए और वहाँ से इलेक्शन लड़ें। और अगर निकालते हैं जौहर अली या ज़हीरुद्दीन बाबर आते हैं, अभी तक जो हमारे पास राय बता रहे हैं वो जौहर अली जो है वो तहरीक इंसाफ का अगर टिकट होगा तो जौहर अली को मिल रहा है, और अगर यहाँ पे इत्तेहाद होता है या कुछ सूरत-ए-हाल नजर आएगा, बहुत ही ज़्यादा इलेक्शन नज़र आ रहा है कि लड़ रहे हैं और हारना ही है, तो फिर यहाँ पे किसी खातून को उतारा जाएगा और वो खातून का जो सिलसिला है कि वहाँ पर एक नशिस्त देनी है तो वहाँ पर दी जा सकेगा, वहाँ पर आमना अंसारी के बजाय वो मोहम्मद इकबाल को देंगे। अगर वो सीट ये देखेंगे कि सीट तो हासिल करना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर ये हो सकता है कि इकबाल को उतार दें और यहाँ पे किसी खातून को मैदान में उतारें, क्योंकि अगर हल्का यो नज़र आएगा हारना ही है तो फिर उसको जो है वो लेकिन हल्का वन खासी अहमियत का हामिल भी है, उसमें जीतना जो है वो PTI का इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये बात करें कि वफाक में एक हुकूमत है, हल्का 2 और हल्का 3 भी टफ मुकाबलों के साथ चल रहे हैं, तो ये 3 मेन हल्के जो हैं PTI के लिए जीतने काफ़ी अहम है। बिल्कुल, हल्का 1 जो है वो इस वक्त वफाक में भी डिस्कस हो रहा है, वो GB में भी डिस्कस हो रहा है, और क्योंकि हल्का 1 में मजहबी वोट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर शायद तहरीक इंसाफ इतनी कम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो दूसरे कैंडिडेट को देखकर वो फैसला करेगी। और उनके पास ऑप्शंस एडवोकेट अमजद बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर बात करें सैयद जाफ़र शाह की या जो दीगर तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये इनका आपस में एक बहुत बड़ा, क्योंकि पहले भी सैयद जाफ़र शाह पहले पीपल्स पार्टी में रहे, तो इनकी आपस में भी बहुत ज़्यादा चपकलिश मौजूद है, आपस में एक सियासी बहुत हद तक जो है वो मैं कहूँगा नफरत तक है, तो वो भी जो है वो, यानी आपके कहने का मतलब ये कि इस वक्त ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर पार्टी को सियासी, लेकिन यहाँ ज़ाती इख्तलाफात भी हैं, ज़ाती इख्तलाफात भी हैं। PTI चाहेगी, सैयद जाफ़र शाह चाहेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके से एडवोकेट अमजद को शिकस्त हो, और उस हवाले से ही बात जो हुई है वो जौहर अली को उतारने की बात हुई, क्योंकि जरा कि वो पैसा भी है और फिर जो है वो पार्टी में आए। लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ जौहर अली किन लोगों को साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर दीदार अली इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पर मुश्किल है, तहरीक इंसाफ को सीट निकालना मुश्किल है। अगर वो अपने ही प्लेटफॉर्म से निकलते हैं और तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट नहीं करती या उनकी सपोर्ट हासिल नहीं करती, तहरीक इस्लामी से होने की वजह से दीदार अली को खासा मजबूत उनका वोट बैंक है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी उनको हल्के के लोगों की हासिल है। हल्का 1 जो है वो तकरीबन आप समझें कि 50 to 60% है ही मजहबी वोट है, तो वहाँ पर जो है वो एक बड़ा असर रखते हैं। हम हल्का 1 से वापस हल्का 3 और फिर 2 की भी बात करते हैं। जाफ़र शाह के मुकाबले में कौन आपको मजबूत तर दिखाई दे रहा है? जाफ़र शाह के मुकाबले में अगर हम बात करते चलें, फिर हल्का 2 में फ़तेहुल्लाह खान साहब हैं, जिनको आपने कहा कि वोट जो है वो मिलेगा। फ़तेहुल्लाह खान को टिकट मिलता है तो कितना उनका वोट बैंक है और उनके मुकाबिल जो शख्स खड़ा हुआ है वो कौन है और क्या उनके हल्का 3 की बात करें, हल्का 2 की बात करें? हल्का 3 से शुरू कर लेते हैं। हल्का 3 में ज़ाहिर है, हल्का 3 में आप समझें कि तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हैं और ये हल्का बड़ी अहमियत का अमल है। यहाँ पर जो है वो लग तो रहा था, पहले जो लग ये रहा था कि जाफ़र शाह जो हैं वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन कई चीज़ों में अभी तक वो मैनेज नहीं कर पा रहे। वो शायद ईजी ले रहे हैं कुछ लोगों को, जिसकी वजह से अभी उनको नुकसान हो सकता है। पहले तो ये लग रहा था कि उसमें दूसरी राय नहीं, टिकट उनके पास है, अभी भी टिकट उनके पास है, लेकिन वहाँ पर कुछ तंजीमी जो ढांचा था उसमें उन्होंने थोड़ा गड़बड़ की या जो भी उनसे करवाई गई, उसके बाद वहाँ पर वो मैनेज करना उनके लिए मुश्किल है। वहाँ पर शेर गाजी हैं जो इन्होंने जिसको वहाँ पर बनाया तो था सदर, लेकिन वो उस तरीके से इतना फाल नहीं है वो। और फिर यहाँ पर शेर गाजी जो है वो इस्माइली जो है वो कम्युनिटी से है, तहरीक इंसाफ का पुराना है। उसने शेर गाजी जो हैं वो इनकी जानिब से सदर नहीं बनाए गए, इनकी जानिब से सदर नहीं, सदर नहीं है, हाँ सदर इनकी तरफ से दूसरा बंदा बनाया। शेर गाजी इस्माइली आप कह रहे हैं कि फिरके से और बड़ा एक्टिव है, बड़ा एक्टिव जो है वो बंदा है, और वो 2015 में उसने 650 वोट लिए। वो सेल्फ मेड बंदा है, अगर आप देखें बड़ा मेहनत की है, और इसमें नज़र आ रहा है। और जाहिर है जो इस्माइली हैं वो बाकायदा तौर पर उसको अच्छा खासा जो है वो इनकरेज भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो टिकट के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तगदो की है। लेकिन यही बात है कि अगर जाफरुल्लाह जहाँ पे इतना एक्सपीरियंस है तो उनको शेर गाजी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको नुकसान होगा इसका। फिर वहाँ पे डॉक्टर इकबाल जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इस दफ़ा शायद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और डॉक्टर शाहिद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। और अब देखना यह है कि क्योंकि जो डॉक्टर शाहिद हैं, कैप्टन शफ़ी हैं या डॉक्टर इकबाल हैं,
इनका वहाँ पर चीज़ें सामने आना ज़रूरी हैं। कैप्टन शफी इस दफ़ा इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, डॉक्टर इकबाल भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। अब वो भी इस्माइली फ़िका से हैं और इस्माइली फ़िका का यहाँ वोट जो है वो बहुत ज़्यादा वोट अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार खासे मददगार साबित हो सकते हैं पीटीआई के लिए, अगर वो सैयद जाफर शाह, पहली तो बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी में ही अगर वो शेर गाजी के साथ पहले बातें मामला उनको तय करना चाहिए, ठीक, और उस पर हाथ रखना चाहिए और फिर तो होगा। अदरवाइज़ वो इस्लामाबाद में भी मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ा यानी ज़ाहिर है वो एक बंदे ने काम किया हो तो वो एक गुस्से में तो मौजूद है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो जो कैप्टन शफी हैं, कैप्टन शफी जो है वो उनका वो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, उनको किस हद तक वो मैनेज करते हैं। अगर वो मैनेज करने में होंगे तो फिर तो सैयद जाफर शाह के लिए सीट निकालना आसान है। लेकिन क्योंकि वो पिछली जब हमारे पास डाटा आया तो उसमें यही शो हो रहा था कि वो शेर गाजी के साथ सैयद जाफर शाह की आलमोस्ट मामला तय हो रहे हैं या हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक इस्लामाबाद में, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने देखा कि सीटिंग वगैरह हुई हैं इन लोगों की, लेकिन अभी तक शेर गाजी जो है वो स्टैंड लिए हुए हैं, जो कि उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। दूसरा जो उन्होंने अपने हल्के से ही जो सदर बनाया था यूथ का, वो उस तरीके से शायद एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इशू आते रहे। तो वो मतलब इस हद तक मामला पहुंच गया था कि शेर गाजी ने इस्तीफ़ा देना था, या फिर क्योंकि वो सदर बन गए थे, या फिर जाफर शाह ने इस्तीफ़ा देना था। अच्छा, बज़ाहिर जो हल्कों की सूरत हाल नज़र आ रही थी, अब आपके तज़िये में काफ़ी तब्दीली भी हमें उसमें दिखाई दे रही है। आए रोज़ चीज़ें जो है ना वो हम देखें चेंज होती है। अब टिकट ऑलमोस्ट जो 16 हल्कों में फ़ाइनल हुए हैं, उससे तहरीक इंसाफ की जो बहुत सी पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर होती नज़र आती है। देखें, जब टिकट किसी को कंफर्म होता है तो फिर उसके बाद वो जो दूसरे नाराज़ हैं उनके पास किसी हवाले से जाता है, या उससे बात करता है, या कोशिश करता है, बार्गेनिंग करता है, जोड़ तोड़ की कोशिश करता है। लेकिन अब इससे पहले कि जब टिकट कंफर्म नहीं है तो डेफिनेटली वो उस तरीके से शायद वो अपने आप को सामने भी नहीं लेके जा सकता, आवाम के साथ बात नहीं कर सकता, अपनी जो टीम उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। तो ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो उसमें क्लियर नज़र आ रही है कि इसमें हल्का 2 को टच करते हुए मैं फिर आपको हल्का 6 की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि हम पहले अगर देखें तो कर्नल उबैद हमें मजबूत दिखाई दे रहे थे। अब थोड़ी सी उनकी पोजीशन पर एक सवालिया निशान है, तो उस पर मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन हल्का 2 को हम टच कर लेते हैं। फतेहुल्लाह खान के मुकाबले कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखें, उसमें दूसरी राय नहीं है। हाफिज़ हफीज़ रहमान एक्स CM है, वो उनके पोजीशन अभी भी बेहतर है, इसमें दूसरी राय नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, तकरीबन यानी आप समझे करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाए गए हैं हल्का 2 पे। लेकिन जहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या नून लीग, कोई भी हुकूमत जो वफाक में होती है ना, जितना मर्जी आप वहाँ पे पैसा लगा दें वो कुछ हद तक मैटर करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। और अगर ये हल्का 2 जो है वो मुस्लिम लीग नून से निकलता है, इतने 2 अरबों रुपए लगाए हैं वहाँ पे, तकरीबन 2-3 अरब की बात की जा रही है। अपने ठेकेदारों को भी नवाजा, अपने रिश्तेदारों को भी नवाजा, बहुत से लोगों को जॉब्स तक दी, और ज़ाहिर है इसमें बका नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून की बका हल्का नंबर 2 में है, और हाफिज़ हफीज़ रहमान की बका भी हल्का नंबर 2 में है। और वहाँ पर ज़ाहिर है अभी इस वक्त हैं फतेहुल्लाह हैं, और उनका टिकट भी कंफर्म है, और लोग भी अब उनके साथ जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं, उनकी वहाँ टीम जो काम कर रही है। इसका मतलब एक तो ये नज़र आ रहा है कि हल्का 2 में जो ही टिकट तकसीम फाइनल होगा उसके बाद की पोजीशन मज़ीद मजबूत होती नज़र आएगी, बाज़ी भी हो जाती है कि कौन किस पोजीशन में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो ये तो एक नज़र आ रहा है कि और दूसरा, अगर उससे पहले जो कागजात नामजदगी जमा कराई हुई थी इससे पहले 2015 में, जिन वहाँ पर पॉलिटिशियन है वो भी मेरे पास पूरी पड़ी हुई है, वो मैं अगला शो आपसे वो शेयर करूँगा कि उस वक्त ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जो असासे शो किए थे वो कितने शो किए थे, और अब क्या इस दफ़ा वो कितने शो करने जा रहे हैं, और वो उनके अजीज़ो अकारिब पे उनकी जो फैमिली है उसके ऊपर कितने घर बन गए हैं, हल्का 2 के हवाले से भी काफ़ी सवाल, जैसे आपने कहा एक CM रहे हैं, उन पर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की कारकर्दगी पर इसमें शुबा नहीं कि पैसे वहाँ लगाए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल या निशान भी उठता रहा है। वहाँ से ही कई हल्कों ने ये सवाल उठाए हैं कि जो रकम है वो कहाँ लगाई गई, ठेके किनको दिए गए, उनका क्या एहतसाब हुआ, और इसके साथ साथ जो मुलाजमतें अपने जान पहचान के लोगों को दी गई उनका क्या हिसाब है। तो ये एक सवाल हाफिज़ हफीज़ुर रहमान पर जो है वो खासा उठता है, जो जिसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि जो लोगों की हमदर्दी है वो उनसे कम होती हमें दिखाई दे। लेकिन अगेन जब ये इलेक्शन या इंतखाबात हतमी सूरत में दाखिल होंगे तभी बताया जा सकता है कि कौन सा उम्मीदवार
किस तरह की हमदर्दी हासिल करके कहाँ तक पहुँचने में कामयाब होता है। आगे बढ़ते चलें, मुख्तलिफ हलकों पर हम चूँकि बात कर रहे हैं। हल्का 4 से आपने कहा आगा जुल्फ़िकार अली बहिश्ती जो हैं उन्हें टिकट कंफर्म हुआ और प्रिंस कासिम आपको 5 से दिखाई देते हैं। 6 देखिए, अगर 5 की बात करें ना, प्रिंस कासिम हैं टिकट की अभी तक उनको वैसे फाइनल टिकट है जो अब मेरे पास चीज़ें पहुँच चुकी हैं। प्रिंस कासिम को जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और जावेद मनवा को अली अमीन गंडापुर जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। और मैंने बताया था जावेद मनवा की स्ट्रेंथ मौजूद है जो हल्के में, लेकिन प्रिंस कासिम की जो है वो जो ज़्यादा एक्टिव हैं वो इस्लामाबाद में और वफाक में, क्योंकि उनका बड़ा पहले से ही वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तो यह है कि प्रिंस कासिम जो हैं अभी तक टिकट की दौड़ में आगे हैं और इसमें अब सैफुल्लाह नियाज़ी और अली अमीन गंडापुर जो है वो देखते हैं वो क्या करते हैं, दोनों एक एक तरफ हैं। जावेद मनवा भी ज़ाहिर है वो अपनी तगोदो में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो प्रिंस कासिम का टिकट जो है वो फाइनल है। ये डिसीजन 2-4 दिनों में होगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई सेटबैक हुआ तो अलग बात है, लेकिन प्रिंस कासिम का फ़िलहाल टिकट फाइनल है। कर्नल उबैद की पोजीशन आपको क्यों उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही? देखिए, कर्नल उबैद की पहले तो पोजीशन ठीक थी, उसका चल रहा। देखें जो पहले बढ़ती जाती है, हर एक ने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के बाद आपने देखा 5-5 लोगों ने इंटरव्यू दिए, उसमें से 2-3 दिन के दरमियान मुकाबला मौजूद रहा, अभी भी ऐसे रहा है। लेकिन उसमें जो अच्छी प्रोफाइल और अच्छी फीडबैक उसके हल्के से जब लेनी शुरू की तो उसमें बहुत सी चीज़ें अगेन जो है वो हुई हैं। कई जगह पे पार्टी ने, यहाँ पे मैंने देखा कि अली अमीन गंडापुर हो या सैफुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने फैसला करके वापस लिया जब उनको डिटेल कुछ और बताई गई, तफसीलात बताई गई। जो कर्नल उबैद है ना, 2017 के ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उन्होंने हुंजा वालों को बुरा भला भी कहा, उनको उनके खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की और फिर वो निकल गए। तो वहाँ पर हल्के में उनके खिलाफ अवाम की एक आवाज़ है कि उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया। नूर मोहम्मद का वहाँ पर अच्छा खासा जो है वो अब यानी ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक के साथ वो वेल कनेक्टेड है, मेहनत है उनकी। ये जब हल्के में नहीं थे, नूर मोहम्मद जो है वो पीछे, और एक सियासतदान के लिए वेल कनेक्टेड होना और ग्रास रूट जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो आप समझें कि एक रीज़न था। तो अब क्योंकि ये मामला जो है वो अगेन कर्नल उबैद और नूर मोहम्मद के दरमियान जो है वो पेंडिंग मामला चल रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ राय रखते हैं वहाँ पर। अगेन मैं कहूँगा कि सैफुल्लाह नियाज़ी हूँ या अली अमीन गंडापुर हूँ, सूबाई जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर है और फिर इस्टेब्लिशमेंट, इन चारों की जो है सूरत हाल देखने के बाद कहीं कोई इन हल्कों में फैसला होगा। कुछ हल्के ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, वहाँ नज़र आ रहा है कि किसको टिकट जा रहा है। उसके ऊपर भी हम इन डिटेल आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने 16 हल्कों के हवाले से हमें आगाह किया कि उनके टिकट कंफर्म दिखाई देते हैं, बिल्कुल, और 8 ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और 1-2 दिन में उनकी भी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी, तो हम अपने नाज़रीन तक उसकी सूरत हाल भी लेकर आएंगे। अच्छा, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। सीएम जब अपनी काबीना बनाते हैं, जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह काम करती है, कितने वज़रा होते हैं, कितने मुशीर जो हैं वो उन्हें रखा जाता है, ओवरऑल काबीना का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरह काम करती है? देखें, सीएम जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर इस दफ़ा तो जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि पहले 6,24,000 के करीब वोट बताए जा रहे हैं। अभी इस दफ़ा जो है 1,12,000 ऐड करें, तकरीबन 12 से 15,000 जो है वो वोटर लिस्ट से निकाले भी जाएंगे जिनकी डेथ हुई। तकरीबन यानी आप समझें कि 7,20,000-25,000 वोट बनेंगे। ठीक है। अब 10 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 हल्के हैं और 6 नशिस्तें ख़वातीन की हैं मखसूस और फिर 3 टेक्नोक्रेट्स हैं। इसके अलावा जो है वो 12 वज़ीर हैं, 2 जो है वो मशीर हैं, 5 मामले खुसूसी हैं। यानी 12 वज़ीर तो आ गए, फिर एक सीनियर वज़ीर है, सीएम के बाद एक सीनियर मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर के बाद 12 वज़ीर है और यानी 14 बंदे तो ये हो गए, 2 मशीर हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं 5 मामले खुसूसी हैं। तो ये जो पूरी उनकी इलेक्शन जो है वो जितने वाली टीम है, यानी एक सीएम हो गया, एक सीनियर मिनिस्टर हो गया और 12 वज़ीर हो गए, 14 तो ये हो गए, 2 मशीर हो गए और 16 हो गए और फिर 5 मामले खुसूसी हैं। तो 21 लोग तो डायरेक्टली हमें नजर आते हैं कि वो स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद फिर इनसे जुड़े हुए बहुत से लोग, हाँ, उनको ये करना। फिर टेक्नोक्रेट्स 3 हैं और फीमेल जो मखसूस नशिस्तों पे 6 आएंगी। ज़ाहिर है डेफिनेटली वो किसी न किसी हल्के में अपने काम से अगर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर यही चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे उनको ऑफ़र की जाएगी। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, मजहबी जो जमातें हैं और नून लीग, ये देखना होगा कि किस हद तक सीट्स लेने में कामयाब हो जाएगी। तो उस पर फिर मखसूस नशिस्तें या जो बाकी चीज़ें हैं उसमें क्या आता है, अपोजिशन लीडर कौन आता है, ये कुछ भी कहना काबिल वक्त था, लेकिन ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि इसमें ऐसी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन डिटेल बताया। नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें पीटीआई के वो लोग जो कि टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं बज़ाहिर,
और उनकी कन्फर्मेशन सामने आ रही है, बाकायदा तौर पर पार्टी की जानिब से जो कन्फर्मेशन है जैसे ही सामने आती है वो भी हम आप तक लेकर आएंगे, यानी हुकूमत की जानिब से। और उसके साथ साथ कुछ पेंडिंग हल्के, यानी तकरीबन 8 हल्के आपने कहे कि जो कि अभी पेंडिंग है, तो उनके हवाले से उनका अहवाल भी हम आप तक लेकर आएंगे। उसके साथ साथ किस तरीके से काबीना काम करती है उसको भी हमने आपके सामने रखा। सबसे अहम चीज़ ये है कि ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उनमें कौन सी ख़वातीन आने वाली हैं, उन पर हम अपने अगले प्रोग्राम में लास्ट 5 सालों में आवाम के लिए क्या कुछ किया गया, कितने उनके लिए बिल बनाए गए, कितने उनके लिए सारा कुछ किया, वो भी आवाम के सामने जो है जी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इन डिटेल इंशाल्लाह आपको इसके लिए भी जहमत देंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो तफसील हमने आप तक पहुंचानी थी वो ये थी। मज़ीद जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे।